माय नेम इज़ निवेश कश्यप, आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको पहले 4 वीडियो में आपको पढ़ाया है। 3 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, पॉलिटी का। तो उसके बेसिस पे जो है हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। और एक क्वेश्चन का कहाँ मतलब सोर्स क्या है, तो क्वेश्चन का सोर्स है लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है पॉलिटी एमसीक्यू करके, ठीक है। वहाँ से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस जो होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं और ये जो क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए वैलिड होगा। चाहे आप यूपीएससी का क्वेश्चन देख लो या आप स्टेट पीसीएस का देख लो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, एलएलबी का देख लो, कहीं से भी एग्ज़ाम देते हो तो आपके लिए यूज़फुल होगा वो। तो आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स ड्यू एलएलबी यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो और हमारा वीडियो देख के साथ में करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो आज हम 3 चैप्टर के बेसिस पे आज प्रैक्टिस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा, उसके बाद होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड जो होगा हमारा होगा सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, आपको 2 या 3 सेकंड का टाइम दूंगा तो आपको सोचने के लिए, ताकि आप भी जब वीडियो देखो तो उसको आप कोशिश करो कि खुद से आप सही कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि आपको एलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शंस को अगर मल्टीपल ऑप्शन है। क्योंकि अगर मैं ड्यू एलएलबी सीयूटी की पीजी की बात करूँ तो वहाँ पे आपको सिंगल ऑप्शन वाला ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग भी स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं या यूपीएससी के लिए दे रहे हैं, ठीक है, या किसी भी और एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कैमरल। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मतलब स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब्ड ए फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट्स एज अ यूनिट। तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन की बात की गई थी, ठीक है, और जो बाय कैमरल जो लेजिस्लेचर आया था वो 1919 के एक्ट में आया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया, जाके देख लो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, वही कहा गया यहाँ पे फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट्स एज अ यूनिट। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, सी होगा, बोथ ए एंड टू, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। ये इंपॉर्टेंट देखो, 1909, ठीक है, 1919 एंड 1935, ये तीनों जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, कौन सा सही पूछ रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, ठीक है, इसको समझते हैं, पढ़ाया हूँ ऐसे आपको मैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये देखो ये जो है ना 1909 के एक्ट में किया गया था, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, 2 को कट कर दो। तो जो 2 जहाँ पे भी है ना, इसमें भी 2 है, इसको कट कर दो, इसमें भी 2, इसको कट कर दो, और इसमें भी 2 है, इसको कर दो। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो डी होगा। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, ठीक है। एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये जो प्रोविजन है ना डायरकी वाला, ये प्रोविंस में इस्टेब्लिश किया जाता है 1919 के एक्ट में, आपको पढ़ाया हूँ ये चीज़ में। और इसको एबॉलिश किया जाता है 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ये भी डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, जाके वीडियो देख लो। एक भी क्वेश्चन जो है आपको बाहर से नहीं है। तो इसका जो सही होगा कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगेन। देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना इसमें स्टेटमेंट वाइज है, तो घबराना नहीं, इतना आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सीयूटी में नहीं आने वाला, ठीक है। आपके सीयूटी एग्जाम में जो आएगा वो सिंगल ऑप्शन वाला ही होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये बस उनके लिए है। लेकिन इस ऐसे क्वेश्चन अगर जब आप करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस जो होता है इंक्रीज होता है, बढ़ेगा, ठीक है। आप जो ईजी क्वेश्चन ईजिली टैकल कर पाओगे और इससे कॉन्सेप्ट आपका रीबिल्ड होगा, जो आपने पढ़ा है वो याद हो जाएगा। मल्टीपल ऑप्शन करने का ये फायदा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन द ईयर 1926 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सही है स्टेटमेंट ये, ली कमीशन जो है सिविल सर्विसेज के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एट बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, तो इसका भी जो दोनों ऑप्शन है सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड द सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन थ्रू विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड फुली कंट्रोल द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स इन इंडिया। आपको मैं पढ़ाया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, याद होगा तो, लेकिन ये प्रोविजन 1773 का नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। ठीक है, जो जस्ट एक अमेंडमेंट था। तो आपको पता होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ पे बैठते थे? यूके में, ब्रिटेन में, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया में होते थे। तो यही है, तो इसका ऑप्शन जो सही है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 ये पूरा इन डिटेल करवाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल नहीं बता सकता मैं, क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट विद द लिस्ट टू मैचिंग है। देखो पहला देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है। लिस्ट 2 में देखते हैं प्रोविजन क्या क्या कहता है। ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। मैंने आपको, अगर आपको याद होगा कि 1857 में, यहाँ पे लिखता हूँ, 1857 में क्या होता है? सिपोई म्यूटनी होता है। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उससे पहले आ रही थी, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, ठीक है, जब तक कंपनी रूल कर रही थी, मतलब कंपनी के नाम पे रूल चल रहा था। लेकिन जैसे ही 1857 के बाद क्या होता है कि म्यूटनी के बाद जब सब कुछ कंट्रोल में होता है, तो डायरेक्ट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पावर होता है किसको? ब्रिटिश क्राउन को। ये मैंने आपको पढ़ाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो डी का कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, डी का 1। अब देखो ऑप्शन में डी का 1 कौन कौन सा है। डी का 1 या तो ये है या डी है। इन दोनों को आप हटा सकते हो, एलिमिनेट कर दो, ऑलरेडी हट गया। ठीक है, अब बी का देखो, दोनों में क्या, सॉरी, अब देखो जो ए है ना, 3 इसमें भी है, ए का 3 और ए का 3। तो ए का 3 कौन सा है? ये देखो। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसको बोलते हैं? क्योंकि इसमें डायरकी को हटाया गया था, आपको पता होगा। तो डायरकी को हटाया गया था, डायरकी को रिमूव किया था प्रोविंसेस से। तो डायरकी का रिमूव करने का मतलब क्या होता है? प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दिया गया। तो ये है, मैंने आपको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में करवाया है। तो इसका ए का 3 होगा और डी का कौन सा होगा? 1 होगा। अब देखते हैं द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, ये क्या कहता है? अब इसका देखो कौन सा होगा। 1909 में कौन कौन सा प्रोविजन था, आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। इनविसेज द डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, ये नहीं है। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये है, ये करवाया आपको। तो बी का 5 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ये जब 3 मैच हो गया तो यहाँ, क्योंकि बी का 4 है, बी का 4 होगा नहीं। ठीक है, ये वो था 1919 में डायरकी वाला, ये इसका सी का 4 होगा। ये सब कुछ करवाया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस वर एस्टैब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ऑप्शन नंबर 1 है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पार्शली, मतलब यहाँ से क्या होता है ना कि फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन जैसा इंडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन आता है 1999 के एक्ट में। ठीक है, बाइकैम्बरलिज्म का प्रोविजन आता है। तो क्या होता है, यहाँ से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जैसा कुछ कुछ स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रोविंसेस की बात कर रहा हूँ। तो आप जब ये प्रोविजन पढ़ोगे तो वहाँ डिटेल में दिया हुआ है सब कुछ। द इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन द मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस टू द ली कमीशन, मैकले कमिटी, इलिसिंगटन कमीशन, मैक्सवेल कमेटी। तो इसका कौन सा होगा? मैकेले कमेटी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था 1834 में, आपको पढ़ाया ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है बी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द रूल्स मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग्स वर नोन एज डिवोल्यूशन रूल्स। डिवोल्यूशन रूल मतलब जहाँ पे कुछ पावर्स प्रोविंसेस को भी ट्रांसफर किए गए।
प्रोविंसेस को भी कुछ पावर जो है ट्रांसफर डिवोल्यूशन किया गया पावर्स का, मतलब सेंटर के पास जितना पावर था कुछ पावर्स जो है अब स्टेट को भी मिलना शुरू हुआ, तो उसको बोलते हैं डिवोल्यूशन। तो कौन सा ऐसा था जिसमें कहा गया था ये चीज़, तो होगा अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोविजन है ना इलेक्शन वाला सिस्टम, प्रॉपर इलेक्शन नहीं लेकिन जो भी शुरुआती दौर था उस टाइम पे, तो मैक्सिमम जो है 1919 में हुआ था। इसके प्रोविज़न को आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इन सब में तो हुआ नहीं था क्योंकि ये बहुत पहले का है, ये तो बहुत आगे का है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसमें बहुत कुछ हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, अगेन देखो पेयर मिलाने के लिए आ गया आपको। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो डायरकी इन स्टेट किस में आया था, ये चीज़ बताओ, करेक्टली मैच कौन सा है ये चीज़, इसमें एक ही ऑप्शन सही कोई होगा, ठीक है। तो इसका सही कौन सा है, तो सही ऑप्शन देखो पहले पहले एलिमिनेट करके देखते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है ना ये 1935 में आया था, मतलब कि डायरकी को ख़त्म किया गया था 1935 में, इसमें तो इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रोविंसेस को डायरकी प्रोवाइड किया गया। तो ये तो ऑप्शन सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों वाइस वर्सा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट 1909 में नहीं बल्कि 1919 में था, हमने पहले क्वेश्चन में किया है ये, तो ये भी नहीं होगा। तो सही कौन सा बचा, ये होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन जो है ना फर्स्ट टाइम कहाँ पे मेंशन किया गया था, इनडायरेक्टली वो 1892 में किया गया था, ठीक है। इलेक्शन नहीं था वो, इनडायरेक्ट तरीके से, बस मेंशन कहीं नहीं था, बस इलेक्शन जैसा किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप पढ़ते हो इन डिटेल में, ठीक है, तो अगर आप 60-70% भी रिटेन कर पाते हो ना तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, अगर मल्टीपल ऑप्शन वाला है तो, क्योंकि आप एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शंस को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नॉट विद स्टैंडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिटेन्ड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द प्रोविंशियल इन सर्टेन स्फेयर्स, ठीक है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन इन सर्टेन मैटर्स for which he was to act without ministerial advice and under the control and direction of the governor general, ठीक है। ये गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जो प्रोविंसेस के गवर्नर थे उनके बारे में बात की गई है। तो वो क्या था कि कुछ ऐसे सिचुएशन थे, कुछ ऐसे मैटर्स थे जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट एक्ट कर सकते थे, ठीक है, विदाउट द मिनिस्ट्रियल एडवाइस। जैसे एग्जीक्यूटिव में जब वो काम करते थे तो खुद कर सकते थे एक्ट, लेकिन अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके अंडर में ही काम करना आपको। ये स्टेटमेंट सही है और इसका ये सही स्टेटमेंट, मतलब रीजन सही है, इसका असर्शन है और रीजन है, तो असर्शन, रीजन इज करेक्ट ऑफ असर्शन, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश बाय एक्ट ऑफ 1935 रेसिडुअरी पावर वॉज गिवन टू द फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल गवर्नर। सिंपल सा आंसर इसका कौन सा होगा, रेसिडुअरी पावर का किसके पास है, गवर्नर जनरल को दिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अगेन मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखो मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो है ना ये तो किसी का ऑप्शन होगा नहीं सॉरी है, कौन सा है, सी का होगा, ठीक है। मॉडल मिंटो रिफॉर्म कौन सा है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था किसको, मुस्लिम्स को, ठीक है। तो सी का कौन सा है, 5 है, सी का 5 देखो कौन सा है, सी का 5 या तो बी होगा या सी होगा, इन दोनों को हटा दो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से रिलेटेड कोई प्रोविजन आपको दिख रहा है इसमें, तो ऑल इंडिया फेडरेशन किस में कहा गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन ये कहा गया था 1935 के एक्ट में, तो यहाँ पे 1935 वाला कोई भी प्रोविज़न हमें नहीं है, तो ए ऑप्शन जो कहाँ कहाँ वो उसको हटा दो, ठीक है। इसमें एक एक दिया हुआ, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो कौन सा बचा, बी हमारा बचा, तो सही ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। देखो तो ए का 2 है, तो आपको पता होगा कि जैसे ही क्राउन के पास जो है ट्रांसफ़र हुआ था पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उसी टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया होता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है उनका, ठीक है। वो वहाँ के एमपी होते हैं, वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, ठीक है।
अब देखो सी का कौन सा दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, अगेन सी का 5 हमने कर लिया है, ठीक है। बी का कौन सा दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ये वाला जो प्रोविज़न है बी का दिया हुआ है 3 में कौन है, बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एंड लेजिस्लेटिव रिवॉल्यूशन, 1861 में ये चीज़ प्रोविज़न दिया हुआ था। तो इस तरीके से एलिमिनेशन के थ्रू, कुछ नॉलेज के थ्रू आप क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो जितना बेहतर आप कर पाओगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज बेस्ड अपॉन, कौन सा था, देखो ये नाम दे दिया है, ठीक है। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म किसको बोलते थे, 1909 को, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट इसका नाम था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, 13 का बी होगा ऑप्शन सही, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट नहीं है, रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड नहीं है, सब नहीं है, कौन सा होगा, ये आपको करवाया था 1999, ठीक है। ये कौन होते थे, मॉन्टेग्यू कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और चेम्सफोर्ड कौन था उस टाइम पे, वाइस रॉय था। तो ऐसे याद रखना है आपको। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इंडिया, कौन सा होगा, ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा। मुस्लिम को फर्स्ट टाइम दिया गया था, फर्स्ट टाइम मुस्लिम को दिया गया। उसके बाद 1919 में किसको किसको मिला था, सिख को मिला था, यूरोपियंस को मिला था, क्रिश्चियंस को मिला था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे पूछा गया है, तो मुस्लिम को मिला था फर्स्ट टाइम, वो 1909 के एक्ट में मिला था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट वर द सेलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये डिटेल में आपको करवाया हूँ, तो बिल्कुल इजीली आपका दे सकते हो इसको। डायरकी एट द सेंटर, पहले देखो एबोलिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सपोज करो मुझे पता नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। डायरकी एट द सेंटर, ये पता है मुझे, ठीक है, डायरकी सेंटर पे इस्टेब्लिश हुआ था। एबोलिशन ऑफ डायरकी इन द स्टेट्स, ये भी सही है, प्रोविंशियल डायरकी को हटाया गया था, ठीक है। और प्रोविंशियल डायरकी को लाने वाला एक्ट कौन था, 1919, ये चीज़ आपको याद रखना है, हटाया गया था 1935 में, लेकिन डायरकी एट सेंटर 1935 के एक्ट में आता है। तो 2 और 3 तो सही है बिल्कुल भी, ठीक है। तो 2 3 देखो कौन कौन सा है, 2 3 सब में है, इसमें नहीं है, ठीक है। 2 3 बाकी सब में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट आपको बताया था, फेडरल कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो 4 भी सही है, ठीक है। तो 4 इसमें नहीं, इसको हटा दो, 4 इसमें नहीं, इसको हटा दो, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बच गया आपके पास, डी। तो यानी कि 1 2 3 4 सभी सही है, ये सभी सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर आप प्रोविजंस को आपको अच्छे से पता है तो, ठीक है। अगर आपको दो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखते हैं। अगेन ये मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो फेडरल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट जो है, फेडरल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट किस में कहा गया था आपको, फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी किस में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो ए का 3 लगा दो ऐसे आप, ठीक है, ए का 3 हो गया। डायरकी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगेन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में था, ठीक है, इसको लगा दो। तो ए का 3 देखो किस में है, ए का 3 इसमें है या इसमें है, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये हो सकता है या ये हो सकता है हमारा, ठीक है। अब देखो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किस में भी बात की गई थी, सी का 1। अब देखो कौन कौन सा हो गया, ए का 3 ये से भी ये है, बी का 4 किस में है, इसमें, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये, ठीक है। सी का 1 एंड डी का 2, ठीक है, डिजिट सेंट्रलाइजेशन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द एंटरिंग गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1946 से 1947, तो इसका आंसर क्या होगा, सी लियाकत अली खान को बनाया गया था, ठीक है। ये आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रख लेना। अब देखो 18 क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब ये चीज़ आपको ना याद रखना है, आपको सबसे फर्स्ट टॉपिक यही करवाया था आपको, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कंपनी काम कर रही थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल रही थी। लेकिन इस एक्ट के बाद क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट, अगेन मैचिंग है, ठीक है, इसको देखते हैं। मैच लिस्ट इतना बार याद हो जाएगा आपको, इसी में से क्वेश्चन से याद हो जाएगा। डायरकी इंट्रोड्यूस इन इंडियन, डायरकी कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, आप देखो 1919, बी का 3 लगा दो ऐसे आप, बी का 3 हो गया। देखो ऑल इंडिया फेडरेशन की किस में बात की गई थी, 1935 के एक्ट में, अगेन सी का 4 लगा लो। अब देखो क्या है, डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन इट्स, ये किस में कहा गया था आपको पता होगा, एक चार्टर एक्ट में कहा गया था, किस में कहा गया था आपको पता होना चाहिए ये,
ठीक है, इसमें ए का ए होगा, ठीक है, ये हो गया, 2 हो गया। अब देखो 3 से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, कौन कौन सा हो जाएगा। बी का 3, बी का 3 कौन कौन सा, ये दोनों है, तो इन दोनों को हटा दो, डी और ए तो गए, ठीक है। सी का 4 है, सी का 4 कहाँ कहाँ पे, सी का 4 दोनों में दिया हुआ है, चलो ठीक है। और ए का 1, मतलब सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और ट्रांसफर ऑफ पावर जो आपको पता है ब्रिटिश क्राउन इसका, तो ईजी था ये तो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको ये चीज़ देखना है, तो ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल कॉमन सा आंसर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इज पॉपुलरली नॉन एज, कौन सा होगा, ये हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसका होगा साइमन कमीशन को बिठाया गया था, ठीक है, 1927 में आया था साइमन कमीशन, ये डेटा हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा इसको। अब देखते हैं 22nd क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मिनिस्टर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, ये आपको पढ़ाया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो कौन सा होगा इसका, 22 का सी होगा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ये था आपका, करवाया आपको। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये चैप्टर भी पढ़ा दिया हूँ आपको, तो इसका देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इसमें कंपोजिशन पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389, ठीक है। द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसिस्टेड 8 मेंबर्स, ठीक है। तो पता है कि ऑप्शन नंबर 3 मैंने आपको कल ही पढ़ाया था या परसों कि 389 मेंबर्स थे, तो 3 ऑप्शन तो है, तो 3 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दोनों बचा है। अब देखो आपको एक और ट्रिक बताया था मैं, ऑप्शन नंबर 2 को देखो, द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज, जहां पे भी यूनियन कमेटी की बात आती है वहां पे जवाहरलाल नेहरू थे चेयरमैन, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गया, तो सिर्फ क्या 3 है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो सिर्फ एक जो है सही आंसर है इसका, वो कौन सा है, सी, बाकी जो सारे स्टेटमेंट है गलत है, ठीक है। यहाँ पे 8 मेंबर नहीं 7 मेंबर्स थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज और वर गिवन इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम November 26 टू, देखो 1949 में कौन से ऐसे प्रोविजंस थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होने से पहले ही उनको उनके प्रोविजंस को लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो आपको पढ़ाया था, सिटीजनशिप तो उसमें था ही, ठीक है, इलेक्शन भी था, लेकिन फेडरल सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन को अगर देखो 4 तो होगा नहीं, ठीक है, 3 भी है, 3 इसमें भी है, सिर्फ एक ये भी नहीं होगा, तो 2 3 में कर, इमरजेंसी प्रोविजन नहीं था, ये भी नहीं था, यहाँ पे क्या था, इलेक्शन वाला था, और प्रोविजनल पार्लियामेंट था, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये 3 प्रोविजन था, सिटीजनशिप, इलेक्शन एंड प्रोविजन पार्लियामेंट, तो सिर्फ कौन सा, ऑप्शन 1 एंड 3, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए। तो इट वॉज सबमिटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर रेटिफिकेशन, ऐसा तो था नहीं, ठीक है। इट वॉज सबमिटेड टू द गवर्नर जनरल फॉर हिज असेंट, ये भी नहीं था। इट वॉज अडॉप्टेड व्हेन द एंट्रिंग गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट, ये थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, इट वॉज अडॉप्टेड व्हेन इट रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट सही ऑप्शन है डी। Who among the following was the chairman of the state committee of the Constituent Assembly, इसके चेयरमैन कौन थे आपको, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, पढ़ाया हुआ सब, ठीक है, जाके वीडियो देख सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाइनली अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन, ठीक है। तो ये कौन सा था, अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड दोनों है, देखो फाइनली अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, तो ये 26 जनवरी 1955, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखो अगेन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आ गया है,
स्टीयरिंग कमेटी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो सबसे एक ट्रिक बताया था जब आपको हम पढ़ा रहा था मैं ये चीज़ कमेटी के बारे में। तो यूनियन जहाँ जहाँ पे था यूनियन वहाँ पे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो सी का 4 हो जाएगा डायरेक्टली। सी का 4 किस किस में है, या तो ऑप्शन ए में है या ऑप्शन डी में है। तो इन दोनों को हटा दो पहले आप। ठीक है, अब कॉमन देखने की कोशिश करो कौन सा है। आप डायरेक्टली भी अगर आपको याद है तो कर सकते हो, बस ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि एलिमिनेट कैसे करना है। ठीक है, तो देखो 4 जो है ना, सी का 4 दोनों में। अब कोई कॉमन आपको दिख रहा है, हाँ बी का 3 दिख रहा है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे भी, यहाँ पे बी का 3 कौन सा है, जेबी कृपलानी। बहुत लोगों को लग रहा होगा इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो मैं कन्फ्यूज़न आपका दूर करता हूँ। ठीक है, अभी के फिलहाल के लिए देखो बी अगर ऑप्शन में है तो बी को सही लगाओ। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, ए का देखते हैं। ए का कौन सा है, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये फैक्ट है सारा। तो आपका क्लियर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो कौन सा बच गया एक, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब देखो कन्फ्यूजन जो है ना इस वाले में है, फंडामेंटल राइट्स वाले में। देखो फंडामेंटल राइट्स कमेटी एक अलग कमेटी थी। फंडामेंटल राइट्स कमेटी जो थी, प्रोविजनल फंडामेंटल राइट्स कमेटी, उसको जो चेयर करे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार पटेल थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे सब कमेटी दिखा, देखो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसके चेयरमैन जेबी कृपलानी थे। ये आपको ना याद रखना है, ये चीज़ कंफ्यूज मत होना। कभी कभी एग्जामिनेशन में ट्रिक कर देगा कि सब कमेटी पूछेगा, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल पर टिक लगा के आ जाओगे, ये गलती मत कर देना। ये सब कमेटी है। ठीक है, अगर ये सब नहीं होता ना तब इसका जो सही आंसर होता सरदार वल्लभ भाई पटेल होता। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। गलत है, डायरेक्टली तो डायरेक्ट इलेक्शन तो उस टाइम तक हो ही नहीं रहा था अच्छे से बिल्कुल। नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, ये भी गलत ऑप्शन है। इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे उनके द्वारा इलेक्ट किया गया था और प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर के द्वारा किया गया था इलेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होगा BN राव, करवाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 9। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 1946 was not elected on the basis of universal adult franchise, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन होगा से ए, बोथ एन इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अगेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बताया था आपको जवाहरलाल नेहरू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द इलेक्टेड एज प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सही ऑप्शन है ये। HC मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसका कौन सा होगा, C, 11 का C। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको और ध्यान रखना है, वाइस प्रेसिडेंट आपको बताया था, मैं पढ़ाया था कि 2 थे, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, तो कभी उनका भी नाम आ सकता है। तो उनका क्या नाम था, TT कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी वाइस प्रेसिडेंट थे, 2 थे, HC मुखर्जी एंड TT कृष्णामाचारी, तो आपको याद रखना है। अब आते हैं जल्दी से सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, इसको खत्म करते हैं जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज करेक्ट, कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सही है। पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड एडल्ट फ्रेंचाइज आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, बताया था आपको ये चीज़ में। द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज कंसर्न इज रिजिड, ठीक है, बताया था कि रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल है। इस ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 तो सही है बिल्कुल। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है ये भी। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस डायरेक्ट कंट्रोल बाय द पीपल सच एज रेफरेंडम, इनिशिएटिव एंड रिकॉल, ये नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कैसा करो, 4 जो ऑप्शन है इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो, आप इसको हटा दो, कौन सा बचा, एक सिर्फ ये तो सही है। मैं आपको बता दूं कि ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, पढ़ाया मैंने आपको, जाके रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया, देखो सेक्युलरिज्म पे भी अलग से बताया था, एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म बताया था, नेगेटिव सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन भी उसका आ गया।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सेकुलरिज्म इन इंडिया. इट इंटेल्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स. ऑप्शन नंबर 1 इसको देखते हैं. इट बैन्स पार्टीज विद रिलीजन अफिलिएशन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन. क्या आपको ऐसा लगता है? इस ऑप्शन को भी देखो. इट ग्रांट्स रिलीजियस लिबर्टी टू ऑल कम्युनिटीज़. ये तो सही बात है, कॉमन सा बात है. इट एक्सेप्ट्स कम्युनिटी पर्सनल लॉ. सही बात है ये. तो 3-4 तो होगा. तो देखो ये हटा दो, ये एक ऑप्शन तो गया, बचा 3. अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या होता है और नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है. ठीक है, तो इंडिया में क्या होता है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है. और यूएसए में क्या होता है कि स्टेट का कोई मतलब नहीं रिलीजन से. यह मैंने डिफरेंस बताया था आपको जब आपको पढ़ा रहा था मैं कल वाले लेक्चर में. ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, एक को भी हटा दो. स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है. ठीक है, तो एक नहीं है, तो एक वाला जो ऑप्शन है सब खत्म कर दो इसको. तो बचा कौन सा, 3 और 4. सॉरी, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन ये गलत है लिखा हुआ है. स्ट्रिक्ट यहाँ नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो आप एक बार, 1 मिनट. 3 और 4, 3 तो सही है, 4 भी सही है. चलो ठीक है. 1 इट इंटेल्स, देखो यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक है क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है, कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स नहीं है. हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं. स्ट्रिक्ट सेपरेशन कहाँ पे है, यूएसए में है. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर है इस वाले क्वेश्चन में. ठीक है, तो उसकी वजह से बाकी जो क्वेश्चन सही है अकॉर्डिंग टू, बाकी 3 और 4 तो नहीं होगा क्योंकि ये सभी सही है. 1, 3, 4 अगर ये हटा, स्ट्रिक्ट हटा दो ना, तो फिर ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा इसका. तो ये चीज़ आप देख लेना इसके आंसर में, पीडीएफ में दिया होगा. तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट्स सैलरीज अलावेंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. शेड्यूल आपको पढ़ाया नहीं हूँ, आपको पढ़ाऊंगा प्रीएम्बल से पहले में. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो यहीं पे आपका हो जाएगा क्लियर, टेंशन मत लो. तो सैलरीज के बारे में कौन से शेड्यूल में बात किया गया, तो 5th शेड्यूल में. तो SC/STs के बारे में बात किया गया. 9th में स्पेशल प्रोविज़न वाला है, उसमें नहीं. 10th में डिफेक्शन वाला, ये भी नहीं. 7th शेड्यूल में, अरे ये भी क्वेश्चन गलत लग रहा है. 7th शेड्यूल में तो होगा नहीं, ये भी नहीं. चारों ऑप्शन नहीं है इसमें. 2nd शेड्यूल में बात किया गया, मैं बता दूं आपको यहाँ पे 2nd शेड्यूल में. ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत दिया हुआ है इसमें, तो करेक्ट कर लेना इसको. ठीक है, 2nd शेड्यूल है. मैच लिस्ट विद द लिस्ट 2. अब देखो मैच अगेन आ गया. पार्ट भी आपको, पार्ट क्या होता है ना, कि जैसा जो चैप्टर है, जैसे चैप्टर हो ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्ट में डिवाइडेड है. ठीक है, तो पार्ट में सब्जेक्ट है. जैसे फंडामेंटल राइट्स आपको पता होगा. ठीक है, DPSP पता होगा. DPSP 4A में आता है, 4 में आता है. फंडामेंटल राइट्स 3 में आता है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A में आता है. ठीक है, तो इसको पार्ट्स में, जैसे जैसे चैप्टर करेंगे पार्ट्स कर लेंगे. तो पहले बता दूँ, यूनियन जो है ना, यूनियन से रिलेटेड जो भी चैप्टर होगा, पार्ट होगा, वो किस में आएगा, पार्ट 5th में. ठीक है, फाइनेंस प्रॉपर्टी किस में आएगा, इसमें ए का ऑप्शन जो है ना, ए का ये होगा फाइनेंस प्रॉपर्टी 12 में आएगा ये. ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा आपको तो उस समय आएगा. रिलेशन बिटवीन स्टेट जो है ये 11 का है, ये 11 में आएगा. डी का 3 किस में दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ तक एग्जीक्यूटिव बचा हुआ ये आ जाएगा. तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा होगा, ए का 2 होगा. ए का 2 है, ए का 2 इसमें ये तो कट कर दो, इसको कट कर दो. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसमें कौन सा नहीं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सही लग रहा है. ठीक है, ये तो है, पढ़ाया था आपको. क्वाजी फेडरल भी बताया था, ये भी है. कमिटेड जुडिशरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है क्योंकि फेडरेशन का एक पार्ट है. कमिटेड नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. ठीक है, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये नहीं हो. तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, रिटन, ये स्टेटमेंट सही है. लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी सही है. बताया था कि जो फाउंडेशन जो है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे. ए गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. एक को हटा दो, एक इसमें है, एक इसमें है. ठीक है, अब कौन सा एक एलिमिनेट हुआ था,
रिटर्न 2 और 3 तो होना चाहिए, तो इसमें 3 है, इसको भी हटा दो, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। गिफ्ट विफ्ट नहीं है, ठीक है, बोरो करके बनाया गया है, रिसर्च करके बनाया है, 2 साल 18 महीने लगे थे इसको बनाने में। द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन द प्रोविजन एज टू हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, सेकेंड शेड्यूल में कौन से नहीं आते हैं। सेकेंड शेड्यूल में बात की गई सैलरी के बारे में, बता दूं आपको, तो कौन से ऐसा इसमें जो ऑप्शन है जिसकी सैलरी के बारे में बात नहीं किया गया है, ठीक है। तो जब शेड्यूल आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आता है, तो प्रेसिडेंट का भी है, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, उनके स्पीकर्स भी इंक्लूड है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी इंक्लूड है, लेकिन चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस का कमीशन इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। मैच लिस्ट, अगेन मैच द इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिया गया था, ये हमेशा आता है। पार्लियामेंट्री डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया था, आपको पता है यूएसए से, तो बी का 3 है। बी का 3 देखो ये दोनों में, तो ए को और डी को हटा दो, ठीक है। डी का 1 दिया हुआ है, बताया था कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया गया था, तो ये लगा दो डी का 1, ठीक है, डी का 1 हो गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम पता है आपको ब्रिटेन से लिया गया था, यूनाइटेड किंगडम से, ये लगा दो। इमरजेंसी प्रोविजन पता है वेनर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया था, तो 4 लगा दो। तो कौन सा उसके अकॉर्डिंग होगा आप चेक करना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, देखो अगेन शेड्यूल का क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको, पढ़ाया नहीं हूँ लेकिन पढ़ा दूंगा आपको। तो फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, एलोकेशन ऑफ सीट इन स्टेट्स, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज 8 शेड्यूल में आपको पता होगा, ये तो सही है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन वाला भी सही है, 10th शेड्यूल में है। एलोकेशन ऑफ सीट सही है। ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ अभी बताया था, सेकेंड शेड्यूल में क्या है, सैलरी के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है गलत मैच है, तो ये इसके अकॉर्डिंग सही होगा ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया। सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट हैज़ नो रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन ऑफ स्टेट, ठीक। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट स्टेट ट्रीट्स ऑल द रिलीजन इक्वली, ये भी स्टेटमेंट सही है। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट स्टेट रेगुलेट्स द रिलेशन ऑफ मैन विद द गॉड, ये नहीं है। 3 वाला जो हटा दो, 3 3 3, तो ऑप्शन 1 एंड 2। देखो असर्शन एंड रीजन आ गया। नॉट कंटेंटेड विद द मेयरली लेइंग डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 इन प्रोवाइडिंग मैटर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। यहाँ पे 1935 वाला आएगा यार, ठीक है, 1919 का नहीं आएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो ट्रू, ये दोनों तो हटा दो, ये तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, डी बचा, ए फॉल्स हो गया, तो एक ही ऑप्शन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन 7th शेड्यूल में क्या दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिया गया है, ठीक है, यूनियन स्टेट्स के बीच में। ये 8th शेड्यूल में दिया गया आपको, लैंग्वेज वाला, ठीक है। सैलरीज वाला है 2nd शेड्यूल में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ट्राइबल एरियाज है 6th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल में SC/ST का आता है, 5th एंड 6th शेड्यूल दोनों में, ठीक है। ट्राइबल एरिया 6th शेड्यूल में आता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सिंगल सिटीजन ऑल ऑफ इंडिया, ये सही है। स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म, स्ट्रिक्टली फेडरल नहीं है, यूनिक ब्लेंड ऑफ, ये भी है। 1 इन 3 कौन सा दिया हुआ, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अगेन शेड्यूल से शेड्यूल लगता है, यहीं पे आप हो जाएगा सारा आपका। 9th शेड्यूल है, प्रोविज़न कौन सा होगा, डिस्क्वालिफिकेशन, पहले 10th कर लेते हैं, 10th डिस्क्वालिफिकेशन दिख गया। 6th शेड्यूल बताया था आपको कि कौन सा होगा, लैंड रिफॉर्म्स, ट्राइबल एरियाज, 6th शेड्यूल 3 लगा दो, ठीक है। 11th शेड्यूल पता है कि पंचायती राज से रिलेटेड है, लगा दो। 9th शेड्यूल कहाँ गया, यहाँ लैंड रिफॉर्म, यहाँ पे जो है जुडिशियल रिव्यू का स्कोप नहीं होता था 1973 से पहले, आपको पढ़ाऊँगा इसको, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना ऑप्शन कौन सा सही है। तो आई थिंक ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट किया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ सारे प्रोविजंस को इन डिटेल, बिल्कुल डिटेल में। तो आप उसको जाके देख लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ठीक से, तो या पढ़ लो नोट से, अगर आपके पास है बुक है कोई, तो उसके बाद क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।